Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will going to discuss about polymorphism. आप बोलोगे ये क्या है? इससे पहले तो तूने polymorphism पढ़ाया था ना, तो अब ये है क्या? तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो डोंट वरी। देखो, क्योंकि हमने इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, लाइक हमने देखा था सॉल्युबिलिटी इन HCl, पॉलीमॉर्फ, ठीक है। पॉलीमॉर्फ के अंडर में फिर यू हैव डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक, ठीक है, एनांटियोमॉर्फिक, एनांटियोट्रोपी, मोनोट्रोपी, ठीक है। इस तरीके का कुछ हमने इन केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कुछ सब हेडिंग देखा था। देन यू हैव आइसोमॉर्फिज्म, देन सूडोमॉर्फिज्म। अब बोलोगे ये सब चीज़ तो हमने पढ़ लिया था, फिर से पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म तो एक बेसिक आइडिया हमने समझ लिया था, लेकिन जैसे हम बोले थे पॉलीमॉर्फ, मतलब पॉली मीन्स ऑल ऑफ यू नो मल्टी, ठीक है, मल्टीपल, एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो मल्टीपल अगर फॉर्म होने वाला है तो ये क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन ही है कि फॉर्म अगर मल्टीपल होता है, इफ़ द फॉर्म इज मल्टीपल देन ऑब्वियसली इट द क्लियर थिंग केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट। ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और आप जाके मिनरलोजी का प्लेलिस्ट से भी ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे ये चीज़ तो हमने पढ़ा था, फिर रिपीट क्यों कर रहा है तू? ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम मैकेनिज्म देखेंगे। इससे पहले हमने उसके ऊपर बेसिक आइडिया देखा था, ठीक है। जैसे लाइक आप बोलते हो कि व्हीकल चल रहा है, ठीक है, व्हीकल तो चल रहा है ना, आप पेट्रोल डालते हो व्हीकल चलता है, लेकिन व्हीकल चलने के लिए उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है, इंजन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये चीज़ को क्या, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। तो सिमिलरली हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन देखा था, उसका हमने टाइप्स देखा था, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म का क्या क्या मतलब एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो सब चीज़ हमने एक अच्छे से क्लियरली देखा था, लेकिन उसका हमने मैकेनिज्म नहीं देखा था। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पड़ गया जो पॉलीमॉर्फिज्म का ही मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, सूडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का मैकेनिज्म तू बताया ही नहीं। तो भाई मेरे बात कुछ ऐसा है कि अगर मैं पहले बताता हूँ आइसोमॉर्फिज्म का, ठीक है। अब टर्म में ही आइसो एंड मॉर्फिज्म, तो आइसो मीन्स क्या होगा? इक्वल, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। अगर फॉर्म इक्वल होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है तो इसका मैकेनिज्म फिर क्या है? तुम बोलोगे इसका मैकेनिज्म क्यों नहीं पढ़ा रहा है? तो इसका मैकेनिज्म इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब आप इग्नेस पेट्रोलॉजी पढ़ते हो, इन दैट अगर आप देखते हो क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर ऑफ माग्मा, और क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर ऑफ माग्मा के अंदर आप अगर देखते हो सॉल्यूट सॉल्यूशन सीरीज, ठीक है, बाई कंपोनेंट माग्मा के अंदर व्हेन यू आर गोइंग टू सी सॉल्यूट सॉल्यूशन सीरीज, देयर यू गेट ए आइडिया कि किस तरीके से आइसोमॉर्फिज्म दिखा रहा है। क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूशन सीरीज में किस तरीके से कपल सब्स्टिट्यूशन वगैरह होता है, वो चीज़ मैकेनिज्म आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। मीन्स ये जो आइसोमॉर्फिज्म का मैकेनिज्म है ना, ये आपको आगे पढ़ने को ही मिलेगा, तो इसके लिए आपको और ही होना ही नहीं है। तो पता क्या चला कि आइसोमॉर्फिज्म आपको आगे चल के इग्नेस पेट्रोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बट पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा देखेंगे, ठीक है। देन अगेन सूडोमॉर्फिज्म का बता देता हूँ। मीन्स मैं आपको बताया क्या कि आइसोमॉर्फिज्म का मैकेनिज्म आप आगे चल के पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर पढ़ने को जा रहे हो। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में है, व्हेन यू आर गोइंग टू इन थर्ड सेमेस्टर, आप अगर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा पढ़ते हो तो देयर यू गेट अ चांस टू रीड अबाउट सॉल्यूट सॉल्यूशन सीरीज, एंड सॉल्यूट सॉल्यूशन सीरीज इज नथिंग बट द मैकेनिज्म ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। वहाँ पर किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, लेकिन मिनरलोजिकल कंपोजिशन किस तरीके से वेरिएशन दिखा रहा है वो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। मीन्स उसका मैकेनिज्म आप फ्यूचर में पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सूडोमॉर्फिज्म, सूडो मीन्स मिथ एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो कुछ मिनरल ऐसे है ना नेचर में कि मतलब मिथ वाले फॉर्म दिखाते हैं, मीन्स एग्जैक्टली वो रहता ही नहीं है, मतलब वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। मीन्स अंदर से सपोज वो एक तरीके का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा शो करेगा कि वो अंदर से उस तरीके का ही नहीं है, बाहर से और कुछ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सूडोमॉर्फिज्म में भी उसका भी मैकेनिज्म वगैरह क्या था हमने देखा था, मतलब सूडोमॉर्फिज्म का रीज़न क्या था हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इनक्रस्टिफिकेशन, इनफिल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट, अल्टरेशन। तो इस सिमिलरली जब सूडोमॉर्फिज्म का बात आता है उसका भी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि जैसे आप बात करोगे अगर रिप्लेसमेंट का, आप आगे चल के मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पढ़ते हो तो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में आपको रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आप जब टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म देखते हो या फिर मेटामॉर्फिज्म प्रोडक्ट देखते हो, वहाँ पर आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से मतलब रिप्लेसमेंट वगैरह होता है, ठीक है। या फिर आप इकोनॉमिक जियोलॉजी भी पढ़ते हो, हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट जब आप देखोगे, हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट के बाद एक टॉपिक बन जाता है कि वाल रॉक अल्टरेशन वगैरह, ठीक है। तो वाल रॉक अल्टरेशन बोलिए, तो वाल रॉक अल्टरेशन मतलब हो रहा है जो वहाँ पर भी क्या होगा, यही रिप्लेसमेंट का फेनोमेनन चलता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर भी आपको ये मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा, किसका? सूडोमॉर्फ का। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ अल्टरेशन, हुई चीज़ है ऑल्सो ए कॉज
ऑफ सूडोमॉर्फ। तो अल्टरेशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? अगर आप मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में ही यू गेट अल्टरेशन का टॉपिक, ठीक है, वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। अगेन जब आप पैलेंटोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ पर मिनरलाइजिंग ट्रंकेटेड वुड वगैरह आप देखोगे, तो दे आर यू गेट अ चांस टू रीड अबाउट अल्टरेशन। तो पता ये चला कि आप सूडोमॉर्फिज्म या फिर आइसोमॉर्फिज्म को आगे चल के उसका मैकेनिज्म को देखने ही वाले हो, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का मैकेनिज्म आगे चल के आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको टर्म मिलेगा पॉलीमॉर्फिज्म, उसका जो भी मैकेनिज्म वगैरह लाइक रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्डर डिसऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ऑर्डर डिसऑर्डर, रिकंस्ट्रक्टिव, डिस्प्लेसिव क्या है आगे हम देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये सब चीज़ आपको आगे पढ़ने को नहीं मिलेगा, सिर्फ टर्म आएंगे। तो इसीलिए इसका मैकेनिज्म पढ़ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी दो चीज़ का मैकेनिज्म आपको आगे चल के पढ़ना ही है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न हम सिर्फ पॉलीमॉर्फ का मैकेनिज्म के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। ये सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ाने के लिए इतना सारा हिस्ट्री आपको मुझे बताना पड़ा, ठीक है। तो लेट्स सी, डोंट वरी। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे भी कोई भी मिनरल को आप देखते हो ना क्लोज, अगर मिनरल के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट देखते हो या फिर आटम वगैरह को देखते हो, तो उसके अंदर अगर प्रेशर या फिर टेम्परेचर, सपोज एक मिनरल 400 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर में वो मिनरल का चेंजेस करोगे, लाइक अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ 600 डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आएंगे। सपोज आपका हैंड है, ठीक है, आप अपने हैंड में 20-30 डिग्री का मतलब टेम्परेचर गेन मतलब रजिस्ट कर सकते हो। अगर सडनली आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपका बॉडी के स्किन से कांटेक्ट में लेके आया जाए, तो ऑब्वियसली आपका स्किन क्या होगा, बर्न हो जाएगा, फिर स्किन आपका वो पार्ट जल जाएगा, रेडिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी उसको मतलब रजिस्ट कर ही नहीं पाया। तो सिमिलरली, तो जब आप मिनरल के अंदर देखते हो ना, मिनरल के अंदर भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह है, मतलब आटम का पैकिंग है या फिर आटम का अरेंजमेंट है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ ही रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फ मीन्स फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म मीन्स आटम का अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं ना। तो आटम का अरेंजमेंट जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर और प्रेशर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब कॉन्सेप्ट लेके लगाओगे, प्रेशर या फिर टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर मिनरल सपोज 400 डिग्री में स्टेबल है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये स्टेबल है। अगर यहाँ पर आप प्रेशर भी चेंज करते हो या फिर टेम्परेचर भी चेंज करते हो, तो ये चीज़ ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा मिनरल में। अब वो चेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं, तो देखिए, इफ़ ए क्रिस्टल इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि ओरिजिनली वो जितने में स्टेबल हो सकता था उससे ज़्यादा या फिर उससे कम अगर आपको उसको सपोज आपको कॉफ़ी पीना है, ठीक है, तो 2 स्पून ऑफ, अगर एक कप कॉफ़ी में आप शुगर डालते हो तो इट्स गुड, ठीक है, आपको मतलब टेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो, मैं अगर 10 स्पून डाल दूँ तो बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा। अगर यहाँ पर क्या हो, अगर मैं हाफ स्पून ऑफ शुगर डालूँ तो यहाँ पर मीठा ही नहीं लगेगा। मीन्स जो रियलिटी में मतलब जिसमें जो चीज़ स्टेबल है उससे कम या ज़्यादा करो तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ मिनरल, तो जहाँ पर भी आप डिफरेंट प्रेशर या फिर टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो कोई मिनरल पे, द अरेंजमेंट ऑफ आटम्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द आटम, ठीक है। तो आटम का साइज के ऊपर अरेंजमेंट डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप प्रेशर हो या फिर टेम्परेचर लगाओगे तो ये साइज क्या होगा, वेरी हो जाएगा। अगर साइज वेरी होता है तो ऑब्वियसली अरेंजमेंट चेंज दिखाएगा। तो यहाँ पर मतलब मेन जो इसका थीम ये यहाँ पर क्या है कि मिनरल में जो आटम का अरेंजमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक अरेंजमेंट इज डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ द आटम, ठीक है। आटम का साइज के ऊपर उसका अरेंजमेंट डिपेंड करता है, लेकिन साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर। जैसे ही आप प्रेशर और टेम्परेचर कोई मिनरल में कम या ज़्यादा करते हो, रियलिटी में उसको जितना चाहिए, तो वो क्या करेगा, साइज में अपना आटम का साइज में चेंजेस ले आएगा। अगर आटम का साइज में चेंजेस आ रहा है तो ऑब्वियसली एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंजेस आएगा। अगर एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंजेस आ जाता है तो दैट इज़ नथिंग बट योर पॉलीमॉर्फिज्म। यहीं से फिर स्टार्ट हो जाता है, यहीं पर से पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये शुरुआत हो जाता है यहाँ पर से पॉलीमॉर्फिज्म। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि मैकेनिज्म इसका क्या है। लेकिन मैकेनिज्म यहाँ पर खत्म नहीं होता, यहाँ पर अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। तो प्रेशर के रिलेटेड किस तरीके से साइज, क्योंकि हमने देखा साइज में वेरिएशन आ रहा है, किस वजह से, आटम के साइज में वेरिएशन तो देखने को मिला है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो प्रेशर के वजह से साइज में किस तरीके का वेरिएशन आएगा, क्या वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो देखेंगे। सिमिलरली हम टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। अगर आप टेम्परेचर कोई भी पर्टिकुलर मिनरल पे अप्लाई कर रहे हो तो उसका आटम का साइज इंक्रीज होगा या फिर सॉरी डिक्रीज होगा। सो देखते हैं, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, तो अगर प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल विल डिक्रीज, तो क्रिस्टल का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा।
एंड अ पॉइंट में बी रीच वेयर अ मोर कंपैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो ऐसा मतलब कंडीशन आ जाएगा कि आप अगर सपोज एक मिनरल है, इसके ऊपर आप अगर प्रेशर अप्लाई करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये मतलब किसी को भी समझ में आता है कि ये क्या होगा, स्क्वीज होते जाएगा और यू कैन से उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, डेंस होते जाएगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा उसके बाद आप जितना भी यहाँ पर प्रेशर लगाओ वो उससे ज़्यादा और स्क्वीज होगा नहीं, उससे ज़्यादा डेंस होगा नहीं, उससे ज़्यादा उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने वाला नहीं है। तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं, तो स्टेबल कंडीशन आ जाता है। ठीक है, मोर कॉम्पैक्ट क्रिस्टल मिलेगा इन मोर स्टेबल, ठीक है, कंडीशन में। और इसके वजह से आपको डिफरेंट मिनरल का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। डिफरेंट मिनरल का एग्जिस्टेंस मीन्स इसी को ही तो हम बोल रहे हैं ना पॉलीमॉर्फ। मीन्स अगर यहाँ पर प्रेशर आप लगाते हो तो आटम का साइज क्या हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहीं पर से हम रिलेट कर सकते हैं कि आटम का साइज भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आटम का साइज डिक्रीज होता है तो हमने देखा था आटम का साइज जैसे ही चेंज होगा अरेंजमेंट में मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आटम का साइज चेंज हो रहा है तो मीन्स अरेंजमेंट में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। और वही अरेंजमेंट जब चेंज हो जाता है तो एक मिनरल से फिर दूसरा मिनरल का एग्जिस्टेंस आ जाता है। मीन्स एक मिनरल से दूसरा मिनरल आपको मिलने लगता है ड्यू टू योर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया हो कि प्रेशर किस तरीके से यहाँ पर एक रोल निभा रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ठीक है, उसका मैकेनिज्म के अंदर। सिमिलरली टेम्परेचर का रिगार्डिंग देखते हैं तो टेम्परेचर क्या रहेगा, प्रेशर का ऑपोजिट रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, ना वो स्क्वीज होगा बल्कि एक्सपांड करेगा, उसको मतलब एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी मीन्स, चलिए फिर देखते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, अगर कोई भी मिनरल पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर में वो स्टेबल है तो उससे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर उस पर लगा दे रहे हो ना तो द आटम्स ऑन द क्रिस्टल विल टेंड टू बी वाइब्रेट मोर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट ज़्यादा करेगा। सपोज एक मतलब एक बच्चा है, दैट इज ए चाइल्ड, ठीक है, वो बच्चा थोड़ा सा बदमाश है, लेकिन अगर आप उसको एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में रखते हो तो वो चुपचाप शांत बन के रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको एक एक्सपोजर मिल जाएगा, उसको फ्रेंड सर्कल मिल जाएगा, उसको बदमाशी करने का मौका मिल जाएगा, मीन्स उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी आप जब जैसे ही प्रोवाइड करोगे और वो आपका बात सुनने वाला नहीं है। ठीक है, मीन्स अब वो अपना बदमाशी शुरू करेगा। बदमाशी क्यों शुरू करेगा, क्योंकि उसको अपने एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, उसको एक एटमॉस्फेयर दे दिया, उसको एक माहौल दे दिया कि हाँ अब बेटा तू बदमाशी कर ले। सिमिलरली जब आप टेम्परेचर कोई भी एक मिनरल में इंक्रीज करवाते हो तो आटम क्या करता है, वो उसको एनर्जी मिल जाता है और एनर्जी मिलने की वजह से वो वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, और वाइब्रेट की वजह से उसका साइज में क्या होगा, इफेक्ट आ जाता है। साइज में इफेक्ट आता है मीन्स इंक्रीज हो जाता है। किसका साइज, आटम का साइज। अगर आटम का साइज इंक्रीज होगा तो हमने देखा कि आटम का साइज के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है अरेंजमेंट। आटम का साइज अगर में चेंज है, मे भी वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, लेकिन साइज में तो चेंज हुआ ना। अगर साइज में चेंज हुआ तो वहीं पर आपको फिर पॉलीमॉर्फिज्म का फेनोमेनन देखने को मिलेगा। इन दिस केस ए पॉइंट में बी रीच, तो ऐसा एक कंडीशन आएगा यहाँ पर भी जहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा या फिर एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर मिलेगा, लेस कॉम्पैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो एक लेस कॉम्पैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जो कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा स्टेबल बन के रहेगा। ठीक है, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर आप टेम्परेचर फिर ड्रॉप डाउन करते हो या फिर और इंक्रीज करते हो तो फिर उससे भी ज़्यादा आपको लेस कॉम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक, उससे भी लेस, और भी अगर टेम्परेचर और भी इंक्रीज करोगे तो उससे भी और भी लेस मतलब कॉम्पैक्शन देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर अगर और मतलब आप डिक्रीज करते हो तो वो जो वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा कॉम्पैक्शन की तरफ। ठीक है, तो उसके वजह से भी आपको डिफरेंट मिनरल देखने को मिलता है। क्यों डिफरेंट मिनरल देखने को मिला, मिनरल का नेम क्यों मतलब चेंज हो रहा है, क्योंकि वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है। जैसे हमने देखा ये कार्बन का पॉलीमॉर्फ है, डायमंड भी है एंड यू हैव ग्राफाइट टू। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिल रहा है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस क्यों देखने को मिल रहे हैं, मे भी कुछ नेचर में ऐसा फेनोमेनन उसके साथ हुआ होगा या फिर नेचर में कुछ ऐसा हादसा उसके साथ हुआ होगा जिसकी वजह से इस तरीके का चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। वो किस तरीके से चेंजेस करता है वो भी हम देखेंगे थ्रू द एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेटेड एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो चलिए फिर मैकेनिज्म की तरफ और भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ उसका भी मतलब मैकेनिज्म की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म का, सपोज डायमंड चेंज हो रहा है ग्राफाइट में, ठीक है, या फिर क्वार्ट्ज का डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है, ठीक, अल्फा बीटा ट्रीडेमाइट्स टिशोबाइट वगैरह है, तो वो सब के अंदर जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, वो किस वजह से चेंजेस आ रहा है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या क्या टाइप है वो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने ही वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपका हर एक टॉपिक यहाँ पर रिलेटेड पॉलीमॉर्फिज्म का मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके। और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस वगैरह में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है, इग्नियस पेट्रोलॉजी में कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लेता है, मिनरलॉजी में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे।
So the changes takes place between crystal structure of the same mineralogical compound, ठीक है, और यू कैन से केमिकल कंपाउंड। तो चेंजेस तो मिल रहे हैं या फिर पॉलीमॉर्फिज्म तो देखने को मिल रहा है बिटवीन किसके अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, बट उसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा और यू कैन से मिनरलोजिकल कंपाउंड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। मतलब मिनरलोजिकल कंपाउंड का मतलब यहाँ पर ये है कि मिनरल तो चेंज होगा लेकिन उसका जो कंपोजिशन रहेगा ना, उसी को या बोल रहे हो केमिकल कंपाउंड, वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और इस जो फिनोमेनन को बोल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, दैट इज नथिंग बट योर पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो चेंज आ रहा है ना उनके अंदर, चेंज जो मिल रहा है उस चेंज को ही हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर एंड नहीं होता है, पॉलीमॉर्फिज्म ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलीमॉर्फिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ इसका फिर टाइप है, ठीक है। तो क्या क्या है फिर देखते हैं। तो क्रिस्टल का जो स्टेबिलिटी है, ठीक, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी जो देखने को मिलता है, तो उसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी जनरली किसको रिफर करता है, एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर। एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर मीन्स आटम को जो वाइब्रेशन एनर्जी वगैरह मिलता है या फिर उसको जो एनर्जी, जब आप प्रेशर लगाते हो उसको एनर्जी नहीं मिल पाता है तो उसको यूज होता है, लेकिन जब टेम्परेचर देते हो तो उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाता है और एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से वो क्या करेगा, वाइब्रेट करता है। तो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी के ऊपर। किसके एनर्जी के ऊपर, स्ट्रक्चर के एनर्जी, मीन्स हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली आटम का एनर्जी, क्योंकि आटम का साइज ही डिपेंड करता है ना अरेंजमेंट का और यू कैन से स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आप कोरिलेट कर पा रहे होगे। और इसी को इन जनरल टर्म दिस कैन बी, तो उसको ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आज एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। अब एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या है, जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है उनको पता ही है, बट जिनका नहीं है चलिए उनके लिए एक्सप्लेन करते हैं। तो एंथैल्पी इज नथिंग बट बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही हम बोल सकते हैं, जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है तो वो ये समझ सकते हो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ रहता है दैट इज नथिंग बट योर एंथैल्पी। बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंट्रोपी, तो एंट्रोपी का मतलब क्या है, तो डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस। तो जो भी मतलब स्ट्रक्चर के अंदर या फिर आटम के अंदर जो रैंडमनेस है या फिर जो वाइब्रेशन एनर्जी वगैरह है दैट इज नथिंग बट योर एंट्रोपी, ठीक है। तो जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है वो भी इजीली ये चीज़ समझ सकते हैं। तो इसी को ही मतलब हम बोल रहे हैं जनरल टर्म में, अगर हम बोले एनर्जी क्या है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो यू कैन कोरिलेट इजीली, ठीक है। स्ट्रक्चर्स विद द लोएस्ट एनर्जी इज द मोस्ट स्टेबल। तो जिसके अंदर एनर्जी ही लो रहे, मीन्स कुछ ऐसा मतलब मिनरल है जिसके अंदर एनर्जी ही पूरा लो है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा। आप चाहे उसको जितना भी टेम्परेचर या फिर प्रेशर दो। बात आ रही है समझ में या फिर नहीं आ रही, ठीक है। जो एग्जाम्पल हम लिए थे वही एक चाइल्ड है, ठीक है। ये चाइल्ड, ये क्या है, ये बेचारा बहुत मतलब शांत सीधा स्वभाव का है, ठीक है। मीन्स ये ज़्यादा बदमाश है नहीं या फिर ये ज़्यादा शरारती है नहीं। तो इसको आप जितना भी एक्सपोजर दो, जितना भी एटमॉस्फेयर दो, ये शांति रहेगा। सपोज इसको अगर इसके कैटेगरी मतलब बदमाशी करने वाले बच्चे भी 2-3 मिल जाते हैं फिर भी बोलेगा ना बाबा मैं जैसा था वैसा ही शांत रहूँगा। लेकिन अगर इसी का अपोजिट हो, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब शरारती वगैरह हो तो इसको जैसे ही एक्सपोजर मिलता है या फिर जैसे ही उसको बदमाशी करने का मौका मिलेगा या फिर उस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो ट्राई करेगा कि मैं बदमाशी करूँ। लेकिन क्या हो, अगर ये बच्चा है, बच्चा का स्वभाव ही या फिर वो शांत रहे तो बदमाशी करेगा ही नहीं है। तो सिमिलरली अगर तो लोएस्ट एनर्जी रहे कोई भी एक मतलब स्ट्रक्चर के अंदर, एनर्जी ही बहुत, आटम के अंदर एनर्जी बहुत कम रहे या फिर एनर्जी ही बहुत क्या रहे, लोएस्ट रहे, ठीक है। लोअर नहीं बोला जा रहा, लोएस्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको मोस्ट स्टेबल मिलेगा। क्यों स्टेबल मिलेगा, क्योंकि उसको चाहे आप जितना भी जिस तरीके का टेम्परेचर प्रेशर दो उसके अंदर तो एनर्जी ही नहीं है ना। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते भी है तो एनर्जी रहेगा तब तो वो वाइब्रेट करेगा ना, एनर्जी उसको मतलब गेन नहीं हो रहा है या फिर उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है नहीं। टेम्परेचर से क्या होता है, एनर्जी आप टेम्परेचर देने से वो उसका इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न आप जितना भी टेम्परेचर प्रेशर जो भी पॉइंट पे लगा लो तो अगर उसके अंदर एनर्जी ही लोएस्ट है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिक जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो 3 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या क्या है, रिकंस्ट्रक्टिव, डिस्प्लेसिव एंड ऑर्डर डिसऑर्डर। अब रिकंस्ट्रक्टिव क्या है, टर्म में ही री एंड कंस्ट्रक्टिव मीन्स फिर से कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट होगा। कैसे होगा देखेंगे, डोंट वरी। एंड अगेन अनदर वन इज डिस्प्लेसिव। अब डिस्प्लेसिव का मीनिंग क्या है, डिस्प्लेस हो जाना, कोई भी अपने जगह क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। एंड लास्ट वन इज ऑर्डर डिसऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ रेगुलरिटी दिखाएगा फिर वो अपना रेगुलरिटी को ब्रेक करके डिसऑर्डर में आ जाएगा, मीन्स रेगुलरिटी को फिर वो मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो दीज आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ polymorphic transformation and we are reading this under your
मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए फिर वन बाय वन टाइप्स देखते हैं। मीन्स पॉलीमॉर्फिक का जो हमने मतलब पॉलीमॉर्फिक का ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने टाइप देखा, रिकंस्ट्रक्टिव, डिस्प्लेसिव, ऑर्डर, डिसऑर्डर। तो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर दे। रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दिस इन्वॉल्व एक्सटेंसिव अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड रिक्वायर्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड रिजेंबलिंग द आटम इनटू अ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने का ही नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पर उसका हेडिंग में ही, मीन्स वो जो रिकंस्ट्रक्टिव हम बोले ना, यहीं पर हर एक चीज़ डिफाइन हो जा रहा है। मीन्स फिर से कंस्ट्रक्ट होगा, मीन्स कोई भी चीज़ पहले से बन चुका है, ठीक है, इसको पहले आप तोड़ मरोड़ कर दो, उसके बाद फिर से बनाओ, मीन्स रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम जब बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। आप पॉलीमॉर्फिज्म का बात करते हो तो आटम का अरेंजमेंट के बारे में देखोगे। आटम का अरेंजमेंट मीन्स आटम का साइज। तो आटम का जो अरेंजमेंट है या फिर उसका जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, टूट जाएगा एंड फिर से बनेगा, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इन्वॉल्व एक्सटेंसिव अरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ पर अरेंजमेंट क्या होगा, एक्सटेंसिवली, फिर से अरेंजमेंट होगा ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फिर से यहाँ पर अरेंजमेंट होगा टूट के, एंड रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। ऑब्वियसली अगर फिर से कोई चीज़ रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है तो तोड़ना ही तो पड़ेगा ना, अगर टूटेगा तब तो रिकंस्ट्रक्ट होगा, नहीं तो फिर ये टर्म हम किस तरीके से बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव मीन्स फिर से बनेगा। अगर फिर से कोई चीज़ बन रहा है तो उसको टूटना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें रिगार्डिंग योर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ द आटम्स, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, एंड रिजेंबलिंग द आटम्स इनटू अ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करेगा, उसको रिजेंबल करेगा, उसको अरेंज करेगा, उसको बनाएगा, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, किसमें, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में। किससे डिफरेंट, प्रीवियस में जो भी उसका स्ट्रक्चर था उससे कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर में वो फिर से अगेन वो रिकंस्ट्रक्ट होगा, रिजेंबलिंग होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है। इतना अगर समझ जाते हैं तो बाकी का चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगा, अदर पॉइंट्स। सो नेक्स्ट इज दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स अ लार्ज चेंज इन एनर्जी। और इस तरीके का जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी ज़रूरत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एनर्जी आप प्रोवाइड कर दो, यहाँ पर आपको बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। हम बोल देते हैं, सिर्फ बोलने में क्या है, बोलने में हमें ईजी लग रहा है कि बॉन्ड टूट के फिर से बनेगा, लेकिन अगर आप उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर उसको अगर एटॉमिक अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसको अगर पूरा लोअर लेवल पे जाके उसको देखते हो एटॉमिक अरेंजमेंट का ब्रेकिंग वगैरह, तो यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, इन दैट कंडीशन आपको रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और वो कब मिलेगा, एट द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर और प्रेशर। तो जब भी टेम्परेचर या फिर प्रेशर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मीन्स अगर ओरिजिनली कोई पर्टिकुलर कोई भी एक मिनरल पर्टिकुलर टेम्परेचर में या फिर प्रेशर में स्टेबल है, बट क्या हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर में आप चेंजेस लेके आओ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दो टेम्परेचर या फिर प्रेशर, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको मिलेगा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, और एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से वहाँ पर बॉन्ड में ब्रेकिंग होगा, एंड ब्रेकिंग होने के बाद फिर से अरेंज होगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। द रेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ऐसा नहीं है कि एक ही बार, सपोज आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आप हो बाइक या फिर स्कूटी जो भी आप चला रहे हो, आप 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में हो, अब सडनली आपको इंक्रीज़ करना है तो आप एक्सीलेटर बढ़ाओगे, तो विद इन सम सेकेंड आप पहुंच जाओगे कि कितना 40 50 60 स्पीड में आ जाते हो। मीन्स यहाँ पर आपका क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा जल्दी से एक्सीलरेट हो जा रहा है। आप एक्सीलेटर जैसे ही देते हो स्पीड क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। बट इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्पीड रहेगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकिंग होकर फिर से अरेंजमेंट होना, फिर से बनना, दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आप एक्सीलेटर एक ही बार दे रहे हो तो मतलब स्पीड हो जा रहा है आपका जैसे व्हीकल, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आप टेम्परेचर प्रेशर एक ही बार दे दोगे फिर भी नहीं होगा, एक ही बार दोगे तो वो टूट फूट जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगा देते हो तो वो टूट के बिखर जाएगा फिजिकली। अगर इंटरनली उसके अंदर मतलब चेंज होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। एक दो दिन में ये होने वाला नहीं है। जब भी हम बात करते हैं वेरी स्लो, या फिर जब भी हम टाइम के रिगार्डिंग बात करते हैं इन जियोलॉजी, तो वो मिलियंस ऑफ ईयर या फिर बिलियंस ऑफ ईयर में बात होता है इन जियोलॉजी, ठीक है। एक दो ईयर में ये सब चीज़ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो चेंजिंग होने वाला है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेट होने वाला है इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव, इट इज़ वेरी स्लो। इफ़ द रेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो, अगर रेट ही बहुत ज़्यादा स्लो होता है तो एक कंडीशन आ जाता है कि मेटास्टेबल में एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मेटास्टेबल क्या है, अब यहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आ गया कि अगर वेरी लो कैसे रहेगा, ये हमने देख लिया
क्योंकि एक्सटेंसिव अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है और एक ही बार बहुत ज़्यादा एनर्जी नेचर में नहीं मिलता, आस्ते आस्ते एनर्जी चेंज होते रहता है, इंडिविजुअल बॉन्ड्स वगैरह टूटते रहते हैं, रीअरेंज होते रहते हैं, ठीक है। और कितना बॉन्ड है हमें पता नहीं, बहुत ज़्यादा बॉन्ड रहते हैं कोई भी एक स्ट्रक्चर में। तो सिमिलरली अगर बहुत स्लो रहे किसका चेंज होने का रेट, तो क्या होगा, मेटास्टेबल में एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेटास्टेबल क्या है, मेटास्टेबल एग्जिस्ट करेगा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। अब मेटास्टेबल क्वेश्चन मार्क यहीं पे आता है कि ये चीज़ तो तूने बता दिया, मैं समझ गया, अब ये बता दे कि मेटास्टेबल है क्या। तो चलिए फिर देखते हैं मेटास्टेबल। अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ, जो कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स कोई भी चीज़ अगर अर्थ के नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है तो दैट इज नथिंग बट योर मेटास्टेबल। कोई भी एक सपोज मिनरल है, ठीक है, वो अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल है, ठीक है, किस पे, अर्थ के सरफेस पे, तो इट्स नॉट मेटास्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल नहीं है, ये बोलेगा नहीं मैं यहाँ पे स्टेबल नहीं रह सकता, मुझे और भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए या फिर बहुत कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। देखोगे आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो या फिर जो हॉस्टल में रहते हैं इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कि आप हॉस्टल में रहते हो, आप में से कुछ आपके जो भी फ्रेंड वगैरह हैं वो तो हॉस्टल के जो रूल रेगुलेशन में पूरा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, बहुत अच्छे से अपने आप को मतलब घुला मिला लेते हैं या फिर अपने आप को बहुत अच्छे से उसके अंदर अरेंज कर लेते हैं या फिर अपने आप को उस डिसिप्लिन में बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं कि वो बोलेंगे नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं इतना रेस्ट्रिक्शन में रह नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ मिनरल ऐसे रहते हैं कि नॉर्मल जो अर्थ का सरफेशियल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रहता है उस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे वो स्टेबल होके नहीं रह पाते हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर मेटास्टेबल, ठीक है। और उसी को ये मेटास्टेबल बोलते हैं क्योंकि वो स्टेबल है नहीं, अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ है इन द नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, तो उसको ही हम बोलते हैं मेटास्टेबल। तो आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा। मेटास्टेबल मीन्स वो अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ है एंड कहाँ पर, नॉर्मली अर्थ के सर्फेशियल प्रेशर और टेम्परेचर पे। इसका अगर एग्जाम्पल देखें रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का, तो डायमंड और ग्राफाइट में जो चेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं दैट इज नथिंग बट रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको एक ग्राफ के मदद से समझने को ट्राई करेंगे। रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, नॉट अबाउट डायमंड या फिर कार्बन के पॉलीमॉर्फ को हम नहीं देख रहे हैं, कार्बन का पॉलीमॉर्फ का ग्राफ कुछ अलग है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फ देखेंगे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में और आने वाले साल में भी आप कोई भी एग्जाम देते हो, लाइक IIT एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम नेट गेट जो भी आप दे रहे हो, तो उसके अंदर उसका कॉन्सेप्ट लगता ही है। तो आगे हम देखेंगे वो कुछ पॉलीमॉर्फ के टाइप्स या फिर कुछ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम जो रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना उसका ग्राफ के मदद से थोड़ा समझते हैं। ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को, एंड ये जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर एनर्जी, ठीक है। तो हमने देखा था बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी चेंज होगा एंड विद द चेंज ऑफ एनर्जी और बहुत रेट बहुत स्लो रहेगा, ठीक है। तो एक फॉर्म है यहाँ पर, फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3। तो यहाँ पर से जैसे ये देखिए टेम्परेचर है, ये एनर्जी है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इंक्रीज़ करवा रहे हैं, तो एनर्जी में भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए ग्रोथ देखने को मिला। अगर एनर्जी में ग्रोथ नहीं रहता तो ये ग्राफ ऐसे सीधा जाता, लेकिन एनर्जी में ग्रोथ है तो इसीलिए तो ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है या फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज़ करते करते जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया, फॉर्म 1 यहाँ तक ही है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा यहाँ पर होगा कि एनर्जी का लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एनर्जी ऐसे जा रहा था लेकिन सडनली कोई भी चीज़ ऐसे जा रहा है लेकिन सडनली उठ जाए तो आप भी समझ सकते हो कि वो यहाँ पर कितना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले इन केस ऑफ ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर कितना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दैट इज़ नथिंग बट एनर्जी का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और जिसके वजह से यहाँ पर आपको उसके बाद फॉर्म 2 देखने को मिला। तो समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे मतलब इस टेम्परेचर में पर्टिकुलर ये चीज़ स्टेबल होकर नहीं रह पाई, इसकी वजह से ये क्या किया, खुद को अलग फॉर्म में या फिर अलग मिनरल का स्ट्रक्चर में अलग अरेंजमेंट में बदल लिया। लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लगा एनर्जी, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एनर्जी में हो जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर देखते हैं ये देखिए एनर्जी का लेवल कितना ज़्यादा यहाँ पर चेंज देखने को आपको मिला। तो सिमिलरली यहाँ पर से फिर फॉर्म 2 चलेगा, इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फॉर्म 2 इंक्रीज मतलब चलते जाएगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर फिर अगेन बहुत ज़्यादा मतलब आपको एनर्जी में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर फॉर्म 3 इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर बोलने का मतलब यही है कि किस तरीके से एनर्जी में बहुत ज़्यादा एनर्जी ये रिक्वायर कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। यू हैव टू नोटिस दैट। तो दीज आर नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मतलब नॉर्मल एनर्जी लेवल पे नहीं हो रहा है, एनर्जी सडनली क्या कर रहा है यहाँ पर इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है।
और रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्लो है। तो आई थिंक आपको रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज़ योर डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसिव मीन्स टर्म में ही सब कुछ है, डिस्प्लेस होगा, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा बॉन्ड अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, खिसक जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज एक अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, तो इसके ऊपर आप टेम्परेचर प्रेशर अगर इन्वॉल्व करते हो, ये थोड़ा सा खुद को देखिए, ये दोनों में चेंज है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये इस तरफ खिसक गया है, मतलब खुद को डिस्प्लेस कर लिया, खुद को एडजस्ट कर लिया, यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो दिस इन्वॉल्व्स ओनली स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बहुत माइन्यूट अमाउंट में, बहुत छोटा अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ना कि यहाँ पर बॉन्ड वगैरह ब्रेक होंगे, ठीक है। जनरली नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन बट द एंगल बिटवीन द एटम्स में चेंज। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल देखिए चेंज हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताया। अगर स्टार्टिंग में देखिए इस तरीके से था, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ द एटम्स में चेंज स्लाइटली, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस होता तो फिर बॉन्ड में ब्रेकिंग ही आ जाता। स्लाइटली थोड़ा सा एंगल में चेंज देखने को मिलेगा, और जिसके वजह से मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। और बॉन्ड यहाँ पर नहीं टूटेगा। ये जो चीज़ है मेन चीज़ है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है या फिर नहीं, ठीक है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑकर, ठीक है। तो किसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है या फिर किसमें नहीं होता, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, और ऑप्शन आपको देंगे यही सब टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द थिंग्स बिकॉज देयर इज लिटिल री अरेंजमेंट। थोड़ा सा यहाँ पर री अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, ना कि टूट रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ री अरेंजमेंट हो जा रहा है, फिर से थोड़ा सा अरेंज हो जा रहा है, ठीक है। रीअरेंजमेंट डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स नो चेंज इन एनर्जी एट द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जहाँ पर मतलब जिस टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, या फिर जिस टेम्परेचर में एक फॉर्म था फॉर्म 1, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर में फॉर्म 1 चेंज हो जा रहा है टू योर फॉर्म 2, इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर इज़ नो चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी लेवल में वहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? अगर एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलता है तो वो फिर बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है, उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, ना कि डिस्प्लेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। नो चेंज इन एनर्जी एट द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर और प्रेशर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन आर इंस्टाटेनियस एंड रिवर्सेबल। तो यहाँ पर क्या ये रिवर्सेबल है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। बट इससे पहले जो हमने देखा था रिकंस्ट्रक्टिव, दैट इज़ नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और वहाँ पर एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। यहाँ पर देखिए नो चेंज इन एनर्जी बट देयर यू गेट अ लार्ज चेंज इन एनर्जी लेवल, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, किस तरीके से भी हम ग्राफ में देखेंगे, डोंट वरी। तो मेन थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज रिवर्सिबल, ठीक है। देयर इज अ कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दस नो अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ विल अकर। तो यहाँ पर अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ और यू कैन से मेटास्टेबल, जिसको आप बोल रहे हो मेटास्टेबल, तो मेटास्टेबल यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्सेबल है ना। अगर रिवर्सेबल नहीं रहता तभी तो वहाँ पर मतलब खुद को वो चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर उसको अपने हिसाब से टेम्परेचर प्रेशर ना मिले तो वो खुद को फिर चेंज कर लेगा, रिवर्स हो जाएगा। सो देयर इज़ नो चांस टू गेट अनस्टेबल और यू कैन से मेटास्टेबल, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो देखते हैं फिर यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो बिफोर गोइंग टू दैट एग्जांपल मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ, एंड वो जो ग्राफ मैं समझाऊंगा वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर भी सेम है, ये एक्सिस में टेम्परेचर को दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज। सिमिलरली जब हम टॉप की तरफ बढ़ते जाएंगे वाई एक्सिस में, यहाँ पर एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर दो फॉर्म है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर यहाँ पर इस टेम्परेचर में देयर यू गेट सडन चेंज इन अनदर फॉर्म। एक फॉर्म का सडनली इस टेम्परेचर के बाद और एक फॉर्म में चेंजेस आ जा रहा है, मीन्स यहाँ पर से एक अरेंजमेंट खत्म हो गया और एक यहाँ पर अरेंजमेंट मिल रहा है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर ये ग्राफ को देखें ना, ये सीधा चल रहा है, यहाँ पर ऐसे उठा नहीं है। अगर हम इससे पहले हमने देखा था रिकंस्ट्रक्टिव में यहाँ पर ग्राफ
डायरेक्टली जहाँ पर से मतलब ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर जहाँ पर था वहाँ पर उठ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्राफ देखिए कितना स्मूथ चल रहा है, मीन्स यहाँ पर एनर्जी में चेंज नहीं है। देखिए फॉर्म 1 में जो एनर्जी था, फॉर्म 2 का यहाँ पर स्टार्टिंग फेज है, एंड यहाँ पर भी आपको वही एनर्जी मिलेगा। फिर अकॉर्डिंग जैसे टेम्परेचर के साथ थोड़ा थोड़ा, जहाँ यहाँ पर भी जैसे टेम्परेचर के साथ ये एनर्जी था, जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हो देखिए एनर्जी इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और एनर्जी इंक्रीज हुआ। सिमिलरली यहाँ पर टेम्परेचर फिर बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सडन यहाँ पर जहाँ पर पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर में एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ को अलग बना देता है डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रॉम योर रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड जो अभी मैं बताया वही लिखा हुआ है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बीटा, अब बीटा क्वार्ट्ज क्या है ये देखेंगे हम जब नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीमॉर्फ ऑफ सिलिका देखेंगे। देयर यू गेट अ चांस टू रीड अबाउट और नो अबाउट योर बीटा क्वार्ट्ज इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज, ठीक है। बीटा स्टेबल क्या है, स्टेबल फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज है एबव 850 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये स्टेबल है। व्हेन हाई क्वार्ट्ज, और इसी को बीटा क्वार्ट्ज को ही हम हाई क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। व्हेन हाई क्वार्ट्ज इज ब्रॉट टू अ टेम्परेचर बिलो 850, तो 850 में ये स्टेबल है, लेकिन जब भी आप इसको 850 के नीचे ले आते हो इट इमीडिएटली, ठीक है, इट्स ट्रांसफर इनटू लो क्वार्ट्ज, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा किस में, अल्फा क्वार्ट्ज में, ठीक है। और इसको हाई क्वार्ट्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिमेट्री इसमें देखने को, बीटा क्वार्ट्ज में सिमेट्री रिलेटिवली यू गेट अ हायर डिग्री ऑफ सिमेट्री एज कम्पेयर टू योर अल्फा क्वार्ट्ज, तो इसीलिए इसको हम लो बोल रहे हैं, क्योंकि सिमेट्री यहाँ पर थोड़ा सा लो मिलता है एज कम्पेयर टू योर बीटा क्वार्ट्ज, ठीक है। सो अब अल्फा क्वार्ट्ज क्या है, बीटा क्वार्ट्ज क्या है हम देखेंगे, डोंट वरी। अल्फा क्वार्ट्ज को ही हम लो बोलते हैं एंड बीटा को ही हम हाई क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। एंड लो और हाई बोलने का मीनिंग यही है कि यहाँ पर सिमेट्री को भी हम समटाइम्स एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। 10, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10 हाई क्वार्ट्ज इज नेवर सीन इन रॉक एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सरफेस पे ऑब्वियसली इससे ज़्यादा टेम्परेचर तो है नहीं ना, 850 से, तो क्योंकि ये देखिए एबव द 850 बीटा क्वार्ट्ज इज स्टेबल, बट अर्थ के नॉर्मल अगर आप देखते हो सरफेस पे 850 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ के सरफेस में यू नेवर गेट अ बीटा क्वार्ट्ज, ऐसा कभी चांस है ही नहीं। कब मिलेगा बीटा क्वार्ट्ज, उसका पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज होगा वो अपना स्टेबिलिटी को लॉस करके अलग एक फॉर्म में, अलग एक अरेंजमेंट में वो चला जाएगा, ठीक है। बट इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है। जहाँ पर भी जिस भी टेम्परेचर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर एनर्जी का मतलब चेंजेस या फिर एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो हमने 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिया, तो चलिए फिर देखते हैं अनदर टाइप which is your order disorder transformation. These involves the state of order और disorder, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर और डिसऑर्डर का स्टेट आपको देखने को मिलेगा। मीन्स कभी आपको ये ऑर्डरली एक ग्रोथ या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, बट सडन कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा फिर वो जो ऑर्डर जिसको वो मेंटेन कर रहा था वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फिर डिसऑर्डर, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी टर्म के पहले डिस लग जाए तो उसका ऑपोजिट ही रहता है। इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ही ये चीज़ हम देखेंगे, ऑर्डर डिसऑर्डर। परफेक्ट ऑर्डर कैन ओनली अकर एट अ टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, तो परफेक्ट ऑर्डर आपको देखने को माने देखना है, या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑर्डर डिसऑर्डर, तो परफेक्ट ऑर्डर जो आपको देखने को मिलेगा उसका कंडीशन है, किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर रहेगा कितना, एब्सोल्यूट जीरो। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, दैट इज नथिंग बट -273 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इसके बाद और अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, अब वो बोलेंगे ये क्या है मास्टर, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। अब जीरो तो हमने सुना था कि 0 डिग्री सेल्सियस, बट अब ये टर्म क्या लगा दिया तूने, एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये ऐसे -273 डिग्री कैसा आ गया। तो चलिए फिर थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ रहे थे। अब जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है वो मतलब कुछ पार्ट आगे का 2-3 मिनट का स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, जो न्यू है, उनके लिए मैं थोड़ा सा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगा, ठीक है। द कोल्डेस्ट, अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है कि द कोल्डेस्ट और लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो कोल्डेस्ट मीन्स इससे ज़्यादा और कोल्ड कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, या फिर इससे ज़्यादा लो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को या फिर उस पर्टिकुलर पॉसिबल टेम्परेचर को ही हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो समझ में आया, मतलब 0 डिग्री में एक चीज़ तो बर्फ़ बन जा रहा है, ठीक है,
मतलब अगर वाटर को लेते हो तो इन 0 डिग्री यू गेट आइस, बट फिर भी तो ये कितना 0 डिग्री है ना, बट ऐसा टेम्परेचर बताओ कि जिसके बाद ना तो फर्दर क्रिस्टलाइजेशन हो, ना तो इससे ज़्यादा कूल कोई चीज़ मिले, ठीक है। तो उसको ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। दिस इज़ मेजर्ड ऑन द केल्विन स्केल, और जनरली ये देखा गया है, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो, यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स वगैरह, ठीक है। तो उसको हम केल्विन स्केल में ही मेज़र करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? अब ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि उसको हम केल्विन स्केल में ही रिप्रेजेंट करेंगे, सेल्सियस स्केल में नहीं? केल्विन स्केल में इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, देयर आर नो नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में यू डिडेंट गेट अ नेगेटिव टेम्परेचर, लाइक हम बोल रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस, मीन्स दिस इज नथिंग बट योर नेगेटिव वैल्यू। बट व्हेन यू लुक अबाउट केल्विन स्केल, सो देयर यू डोंट गेट एनी नेगेटिव वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। वहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलता है, और जो कि बहुत ज़्यादा आगे चल के हेल्पफुल हो जाता है। आप अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हो तो नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से बहुत ज़्यादा, फिर क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्ट इस तरीके का मतलब टर्म नहीं आता, बहुत ज़्यादा पॉइंट में आता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ को जब आप नेगेटिव में लेके जाते हो तो कैलकुलस में बहुत ज़्यादा एरर वगैरह देखने को मिलता है। दैट्स द रीज़न वी ऑलवेज ट्राई टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ठीक है। और यू कैन से कि -270 डिग्री सेल्सियस जो है उसी को आप 1 केल्विन बोल सकते हो, ठीक है। दैट इज नथिंग बट केल्विन, ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर वुड बी 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन। दिस इज नॉट ओके, ठीक है, 0 एंड केल्विन स्केल के लिए ये सिंबल है केल्विन, ठीक है। और वही किसके साथ इक्वल है? -273 डिग्री 273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नॉट 1, मैं यहाँ पर 1 बोला था, इसको आप 0 ले लीजिए। मीन्स देखिए इसके साथ ये इक्वल है, ठीक है। नेगेटिव में आप जितना भी लेके जाइए सेल्सियस में, यहाँ पर ये प्लस में ही आएगा, क्योंकि केल्विन स्केल को कुछ इस तरीके से ही बनाया गया है, या फिर इस तरीके से ही केल्विन ने बनाया है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑल द एटॉमिक एंड मोलिकुलर मोशन स्टॉप। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, इसीलिए तो हम इसको बोल रहे हैं ना, इससे ज़्यादा कोल्डेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, या फिर इससे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर वाला कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर को कम करते जाओगे कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, तो उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन का बिहेवियर शो होने लगता है। बट कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, कुछ ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद आप जितना भी टेम्परेचर फॉल कर लीजिए, जितना भी टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन कीजिए, यू डिडंट गेट एनी मोशन, ठीक है, इन एटॉमिक लेवल और मोलिकुलर लेवल, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल में आप देखते हो क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है? ऑब्वियसली मोशन की वजह से क्रिस्टल वगैरह में मोशन बनते हैं, एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से आके अटैच होते रहता है, इस तरीके से बड़े क्रिस्टल एक बनता है। लेकिन इस टेम्परेचर के बाद यहाँ पर ना तो कोई एटॉमिक या फिर मोलिकुलर लेवल में आपको मोशन भी देखने को मिलेगा। सो दैट्स द रीज़न दिस इज योर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसको आप बोल सकते हो लोएस्ट पॉसिबल इंटरनल एनर्जी। और इसका एनर्जी और रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद एनर्जी रहता तो ऑब्वियसली ये मोशन में रहता, मोशन में ये चीज़ रहता, बट एनर्जी नहीं है। दैट्स द रीज़न वो मोशन में नहीं है, और मोशन में नहीं है तो इसको ही हम बोल सकते हैं ना लोएस्ट पॉसिबल इंटरनल एनर्जी। तो इसके बाद और इंटरनल एनर्जी भी नहीं बचेगा। एंड इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर यू कैन से 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस, यू गेट अ परफेक्ट ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट टेम्परेचर, ठीक है। और मतलब ऑर्डर डिसऑर्डर जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर यू गेट अ ऑर्डरली ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा एक नोटेशन देख लेते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि देखिए ये पार्ट तो है आपका जियोलॉजी का, ऑर्डर डिसऑर्डर, बट इसके अंदर जिस तरीके से हमने टेम्परेचर को इन्वॉल्व किया या फिर केल्विन वगैरह आता है, तो समटाइम्स कुछ इस तरीके से इजी क्वेश्चन आ जाता है आपके अंदर कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है, केल्विन को सेल्सियस में ट्रांसफ़र कीजिए या फिर सेल्सियस को केल्विन में ट्रांसफ़र कीजिए, वो किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो 1 केल्विन इज़ नथिंग बट योर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला के ऊपर आई थिंक इससे पहले जीएसआई के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, और जो चीज़ जीएसआई में आ जाता है अल्टीमेटली वो गेट नेट के लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, और जो चीज़ गेट में आ गया है वो जाम में आता ही आता है। तो कोई चीज़ यहाँ पर आप स्किप नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप्स हाउ टू यू कन्वर्ट, क्योंकि मैं भी कुछ साल के बाद आपको न्यूमेरिकल में आपके जाम में भी पूछ ले, और गेट में तो ये आ भी सकता है, नो डाउट, ठीक है, नेट गेट वगैरह में, क्योंकि जीएसआई में जब आ जाता है। और जो चीज़ गेट में आता है तो ऑब्वियसली दिस ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं
बीएससी लेवल का ही ये सिर्फ एक कन्वर्सन है, तो आ सकता है एग्जाम में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 300 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। 300 केल्विन को किस में करना, तो यहाँ पर केल्विन में 300 कर लीजिए, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 300 केल्विन इज नथिंग बट 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को यहीं पर रख देते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए, इसको इधर ले आते हैं। इसको जब इधर ले आएंगे तो 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस में ये बन जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। एंड सिमिलरली और एक नोटेशन है, जब टेम्परेचर का चीज़ चल ही रहा है तो मे भी वो फ़ारेनहाइट के ऊपर भी पूछ रहे हैं ना, क्योंकि टेम्परेचर को हम सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट वगैरह में सब चीज़ में लेते हैं। तो हाँ ठीक है, इसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर वाला सेशन करेंगे तो मैं वो क्वेश्चन भी ले आऊँगा आपके लिए, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा था, ताकि आपको एक रिलेटिवली आइडिया मिल जाए और आपको एक इंटरेस्ट जनरेट हो कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए मुझे प्रिपेयर होना है। क्योंकि इंटरेस्ट मेन चीज़ है कि वो जनरेट नहीं होता, ये लगता है कि नहीं ये तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन भी, जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हम देखेंगे मिनरोलॉजी का, तो उसके अंदर लाने को ट्राई करूँगा। तो और एक है फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री सेल्सियस का भी कभी कभी कन्वर्सन पूछ लेता है। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और इसी को आप चेंज करते हो तो 5, मतलब ये अगर 9/5 को फ्रैक्शन से थोड़ा सा इसको हटाना है, इंटीजर में लेके आना है, तो 5 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे ना, तो 32 में अगर 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 बन जाता है। 9 डिग्री सेल्सियस 5 फ़ारेनहाइट। तो जो भी आपको वैल्यू दे फिर अकॉर्डिंगली यू कैन, जैसे यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया कन्वर्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके हम अपने जियोलॉजी के ऊपर ही रेस्ट्रिक्टेड रहें। सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को यहाँ पर स्टॉप करके हम ऑर्डर डिसऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं। As temperature increase, the degree of order or randomness of crystal structure decrease। क्यों? क्योंकि हमने देखा absolute temperature पे ही you get a particular condition where you get order transformation। तो यहाँ पर उस order का बात हो रहा है, ठीक है। और you can say randomness of the crystal structure डिक्रीज़ करते जाएगा। कैसे? जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, आप बोलोगे मास्टर ये तू क्या बता रहा है, इससे पहले तो तूने टेम्परेचर पढ़ाया था, वहाँ पर तूने बोला जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, और वाइब्रेट की वजह से फिर यू गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड उसकी वजह से आप तुझे पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा था। ये तो तूने पढ़ा है। आप ये फिर तू क्या रिवर्स चीज़ बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रैंडमनेस क्या होगा, स्ट्रक्चर का डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर बात कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर के बारे में, मीन्स यहाँ पर हम ऑर्डर डिसऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ना कि एनर्जी का चेंज देख रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर हम क्या देख रहे थे, एनर्जी में किस तरीके से चेंजेस आ रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एनर्जी में चेंजेस आएगा, लेकिन हियर यू आर मतलब सीइंग अबाउट, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ऑर्डर डिसऑर्डर। तो ऑर्डर का हमने डेफिनेशन देखा, ऑर्डर पर्टिकुलरली किस कंडीशन में, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में एक ऑर्डर है और डिसऑर्डर है। तो ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन कब मिलेगा, व्हेन टेम्परेचर इज मिनिमल, और बहुत ज़्यादा कम, कितना, -270 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 0 केल्विन, राइट। तो उस कंडीशन में आपको ऑर्डर मिलेगा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा या फिर बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो ऑर्डर क्या करेगा, आस्ते आस्ते मूव करने लगेगा किसके तरफ, डिस ऑर्डर मीन्स। और ये ऑर्डरली जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या है आगे हम देखेंगे, तो वही है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी के ऊपर मत जाना क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। सो द हायर टेम्परेचर फॉर्म्स ऑफ द मिनरल आर मोर डिस ऑर्डर। तो पता क्या चला, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो डिस ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, देन द लोअर टेम्परेचर फॉर्म्स। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, ये ऑर्डर है और यहाँ पर डिस ऑर्डर है। तो जैसे जैसे यहाँ ये सपोज एक ये है, यहाँ पर से जैसे जैसे मतलब एक मिडिल पॉइंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे यू कम्स टुवर्ड्स योर ऑर्डर, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा डिस ऑर्डर की तरफ आप बढ़ते चलोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ऑर्डर डिस ऑर्डर क्या है। यू गेट अ मोर डिस ऑर्डर व्हेन टेम्परेचर इज हायर, ठीक है। डिस ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन कम मिलेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब रहेगा। यहाँ पर एनर्जी लेवल में हम बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट, हम ऑर्डर डिस ऑर्डर को समझ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज द स्टेट ऑफ ऑर्डर एंड डिस ऑर्डर चेंज जनरली विथ इंक्रीज टेम्परेचर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो दो स्टेट है ऑर्डर डिस ऑर्डर, वो किसके साथ, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे तो चेंजेस देखने को मिलेगा। देयर इज़ नो डेफिनाइट टेम्परेचर एट व्हिच अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। तो इसके लिए डेफिनाइट एक टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए उसका टेम्परेचर लेवल अलग रहता है।
तो इसके लिए डेफिनेट एक टेम्परेचर नहीं है कि कहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बट जनरली ये चीज़ हम देख सकते हैं कि जितना टेम्परेचर मिनिमल रहेगा, जितना कम रहेगा, उतना ऑर्डरली आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाओगे विद द टाइम यू गेट डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप आपको क्लियर एक समझ में नहीं आया होगा, तो एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इफ़ यू नो अबाउट फेल्सबर्ग ग्रुप, फेल्सबर्ग ग्रुप के बारे में अगर आपको पता है तो इट्स बेटर, अगर नहीं भी पता तो अपकमिंग वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो डोंट वरी। एट हाई टेम्परेचर, जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, द स्टेबल फॉर्म इज सानिडीन। दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फेल्सबर्ग, के फेल्सबर्ग, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में सानिडीन क्या रहता है, स्टेबल है। और वो स्टेबल मीन्स यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पॉलीमॉर्फ। तो पॉली मीन्स मल्टीपल एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। कंपोजिशन तो सेम रहने वाला है, लेकिन फॉर्म क्या रहेगा, डिफरेंट फॉर्म क्या रहेगा यहाँ पर। और फॉर्म इज नथिंग बट योर एटॉमिक अरेंजमेंट। और यू कैन से हम अगर क्रिस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्रिस्टल सिस्टम, तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको सानिडीन देखने को मिलता है, जो कि हाई टेम्परेचर में स्टेबल रहता है। मीन्स ये डिसऑर्डर है, ठीक, क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो डिसऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। एट लोअर टेम्परेचर द स्ट्रक्चर चेंज टू वन ऑफ ऑर्थोक्लेज, ठीक है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर मतलब डिक्रीज करते हो या फिर टेम्परेचर को जैसे जैसे कम करते हो यहाँ पर से, तो यू गेट अनदर टाइप ऑफ मिनरल, ठीक है। बट वो भी क्या रहेगा, ऑर्थोक्लेज ग्रुप का ही रहेगा। मतलब आपको देखने को मिलेगा कि वो ऑर्थोक्लेज में आ जा रहा है, जो कि ऑल्सो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है। आप बोलोगे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है, तो फिर ये क्या है, पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ में तो हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, और फॉर्म का मतलब ये क्रिस्टल सिस्टम। तो हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था जब हम पॉलीमॉर्फ देख रहे थे, तो आपको याद होगा पॉलीमॉर्फ इज़ नॉट अबाउट ओनली क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी देख रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है आप सभी को पता है, हार्डनेस से लेके अप टू योर कलर, ठीक है, हैबिट। जब आप हार्डनेस देखते हो या फिर क्लीवेज वगैरह देखते हो, तो यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है इन सानिडीन एंड ऑर्थोक्लेज। एट लोअर टेम्परेचर द स्ट्रक्चर चेंज टू वन ऑफ ऑर्थोक्लेज, ठीक है, जो कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पॉलीमॉर्फ है। क्यों? क्योंकि सानिडीन और ऑर्थोक्लेज का प्रॉपर्टी अगर आप देखते हो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो डिफरेंट है। और डेफिनेशन हमने देखा था, सिर्फ क्रिस्टल सिस्टम का चेंज हो जाने से उसको हम पॉलीमॉर्फ नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज रहना चाहिए। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यू कैन कंसिडर दैट एज अ पॉलीमॉर्फ, ठीक है। एंड एट इवन लोअर टेम्परेचर, तो जैसे ही आप टेम्परेचर और भी कम करते हो, द स्ट्रक्चर बिकम दैट ऑफ द मोर ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे वो ऑर्डर स्ट्रक्चर की तरफ आएगा, या फिर ऑर्डरली वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑफ माइक्रोक्लाइन। तो और भी टेम्परेचर नीचे करोगे तो यू गेट अ माइक्रोक्लाइन, और दैट इज बिलोंगिंग टू योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेल्सबर्ग ग्रुप ऑफ मिनरल इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट इज़ योर सानिडीन। इस तरीके से क्वेश्चन इससे पहले भी आया है एग्जाम में, मे बी अपकमिंग ईयर में भी कभी लो टेम्परेचर के बारे में पूछ दे, ठीक है, या फिर ऑर्डर डिसऑर्डर के रिगार्डिंग पूछ दे। तो आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। स्टिल अगर कुछ डाउट था, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।